सबको सादर नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय के अपने 16 पदार्थ हैं, अर्थात मुक्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को न्याय दर्शन में बताए गए 16 पदार्थों का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए, करना चाहिए। 16 पदार्थों में प्रमाण, प्रमेय है और संशय तथा प्रयोजन। तो प्रयोजन से संबंधित हम विचार कर रहे थे। प्रयोजन के अंतर्गत महर्षि वात्स्यायन जी ने कुछ प्रमुख बातें अपनी व्याख्या के माध्यम से लिखी हैं। उन बातों को हम समझ रहे थे। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो वह वाद, जल्प या वितंडा से युक्त होकर के बातचीत करता है। जब वह सत्य को जानने की इच्छा रखता है तो वह वाद करता है। यदि वार्तालाप में, बातचीत में, चर्चा में पक्ष विपक्ष बनने के उपरांत कोई व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है और दूसरों की बात को खंडन करना चाहता है, स्वयं को जीता हुआ देखना चाहता है और दूसरों को पराजित होते हुए देखना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जल्प से पीड़ित है, अर्थात वो जल्पी कहलाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपना पक्ष रखता नहीं है, केवल दूसरे पक्ष का खंडन मात्र करते जाता है, तो उस स्थिति में उसको वितंडा कहते हैं। तो वितंडा करने वाला वो प्रयोजन से जुड़ा हुआ है या नहीं? वितंडा को प्रयोजन वाला कहेंगे क्या? अर्थात वितंडा करने वाला सप्रयोजन है या निष्प्रयोजन है? ये हमारा प्रश्न चल रहा है। अथ न प्रतिपद्यते, यदि वह कुछ नहीं बोलता है, स्वीकार नहीं करता है। यहां से आपको बात नहीं समझ में आ रही थी। अथ न प्रतिपद्यते, यदि वह कुछ नहीं बोलता है, अपने पक्ष को स्वीकार नहीं करता है, परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम इति एतदस्य वाक्यम अनर्थकम भवति। अगर वह इन चारों में से किसी को भी नहीं स्वीकार करता है,
परपक्ष का प्रतिषेध करना चाहता है वह अपना वाक्य को व्यर्थ कहता है, ऐसा माना जाएगा, अर्थात उसका वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। कैसे? परपक्ष का प्रतिषेध कर रहा है तो परपक्ष का प्रतिषेध करते हुए वो दूसरे के पक्ष को खंडन करते हुए वो दूसरे को जनाना चाहता है, अर्थात वो स्वयं क्या बोल रहा है, दूसरे को जनाना चाहता है। इसी को कहते हैं ज्ञापयति, वो जनाना चाहता है। जनाना चाहता है, इसी को यदि दूसरे वाक्य में कहें तो मनाना चाहता है, और किसी के द्वारा जनाना चाहता है, हेतु देता है, उदाहरण देता है, तर्क देता है। इसी बीच वो यदि मेरा पक्ष आपका खंडन करना है कहता है तो वो तो वितंडा को छोड़ देता है, वितंडत्व से वो रहित हो जाता है, किंतु वह खुद जो है जना रहा है और सामने वाला जो जान रहा है, जानाती, वह दूसरे पक्ष का खंडन कर रहा है युक्ति तर्क से, और जिससे जना रहा है, जिससे जना रहा है, यदि ये चारों में से वह कुछ भी नहीं है, अर्थात ये चारों में से वो किसी को भी स्वीकार नहीं करता है, तो उस स्थिति में उसके साथ क्या समस्या आएगी वो बता रहे हैं। परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनमिति एतद अस्य वाक्यम अनर्थकम भवति, वह उसका वाक्य अनर्थक हो जाता है। क्यों हो जाता है अनर्थक? तो कहा वाक्य समूहश्च स्थापनाहीनो वितंडा, ऐसी बातचीत जो कि अपने पक्ष, अर्थात अपने पक्ष कहते हैं प्रतिज्ञा से हीन को, मैं यह मानता हूं, ऐसा उसने नहीं कहा, केवल परपक्ष का खंडन मात्र किया, तो उसको वितंडा कहते हैं। वाक्य समूहश्च स्थापनाहीनो वितंडा, अर्थात मेरा यह पक्ष है ऐसा उसने नहीं कहा, केवल दूसरे का खंडन मात्र किया, तो उस स्थिति को वितंडा कहते हैं। तो वितंडा का अर्थ क्या हो गया? ऐसी बातचीत जो कि अपने पक्ष अर्थात प्रतिज्ञा से हीन हो, मैं ऐसा मानता हूं ऐसा न कहता हो, केवल दूसरे का खंडन मात्र करता हो, उसको वितंडा कहते हैं। इस वाक्य का अर्थ है वाक्य समस्त स्थापना ही नो वितंडा। तो जो वितंडा करता है इसका अर्थ क्या हुआ? उसके वाक्य अनर्थ हो गए। ये जो पहली बात आई ना, परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम इति एतदस्य वाक्यम अनर्थकम भवति, उस वितंडा करने वाले के वाक्य अनर्थक हो जाता है। क्यों? चार में से वो कुछ को भी स्वीकार नहीं करता है। तो तस्य यद अभिधेयम प्रतिपद्यते, अगर वह अपने अभिधेय को अर्थात उसको जो कहना है उसको वो स्वीकार कर लेता है। इस वाक्य का अर्थ देखिए, तस्य यद अभिधेयम प्रतिपद्यते, अगर वह अपने अभिधेय को अर्थात उसको जो कहना है अपना सिद्धांत या पक्ष को वो अगर स्वीकार कर लेता है, सो अस्य पक्ष स्थापनीयो भवति, तो उससे उसको अपना पक्ष की स्थापना करनी होती है। स्थापनीयो भवति माने अपने पक्ष को स्थापित करना पड़ता। अथ न प्रतिपद्यते, यदि वह अपनी प्रतिज्ञा को नहीं मानता है, अथ न प्रतिपद्यते, यदि वह अपनी प्रतिज्ञा को नहीं मानता है, अब अपना पक्ष को नहीं कहता है, तो उसका कथन क्या होता है? प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवति,
प्रलाप मात्र अनर्थक होता है। प्रलाप कौन करता है? पागल लोग करते हैं, पागलों की तरफ प्रलाप करता है, बिना बुद्धि के कथन करते रहना। वितंडात्वम निवर्तत इति, वह बातचीत के योग्य नहीं होता है, वह दोनों दृष्टि से गिर जाता है। निवर्तत माने हट जाता है, वह दोनों दृष्टि से हट जाता है। वितंडात्मम निवर्तत इति, वह जल्प के अंतर्गत भी नहीं आता है। वो यदि अपना पक्ष रख लेगा तो जल्प के अंतर्गत आता, वो अपना पक्ष को नहीं रखा और वितंडा में आ गया। वितंडा में आ गया तो उसके वाक्य अनर्थक हो गए, प्रलाप हो गए। अब कौन सी पंक्ति नहीं समझ में आई बताइए? वो दोनों दृष्टि से हट जाता है का अर्थ हो गया, वह जल्प के अंतर्गत नहीं आया वितंडा करने वाला, क्योंकि पक्ष नहीं रखा। और यदि वह पक्ष बिना रखे दूसरों का केवल खंडन मात्र कर रहा है, तो दूसरों का खंडन करना, अपना पक्ष या अपनी प्रतिज्ञा नहीं रखना, ये प्रलाप है, ये पागलों का प्रलाप है, ये बुद्धिहीन कार्य है। इस दृष्टि से भी वह वितंडा करने वाला समाज से सबसे अलग थलग पड़ जाता, उससे और कोई बातचीत नहीं करते। क्यों? ये केवल अपनी ही सुनाता है, दूसरों को नहीं सुनता है, बोलेंगे व्यक्ति। तो दोनों दृष्टि से वितंडत्व को नहीं छोड़ने से भी वह और उसके वाक्य अनर्थक होते हैं, वो है दृष्टि से गिना जाता है। यदि जल्प को पकड़ लिया तो वितंडा को छोड़ दिया माना जाएगा, और वितंडापन उसके अंदर नहीं है तो उसको वैतंडिक भी नहीं कहा जाएगा, जल्पी कहा जाएगा। यदि वितंडा को उसने स्वीकार कर लिया तो उसको हे दृष्टि में देखा जाएगा, उसकी बातचीत की कीमत नहीं रहेगी, वो पागलों का प्रलाप कहा जाएगा। तो दोनों दृष्टि से हट जाता है। हाँ, किसको क्या नहीं समझ में आप पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। वाक्य है, हाँ, यो ज्ञापयति यो जानाति येन जाप्यते और यत् जाप्यते। तो ये चारों कौन किसके द्वारा कहे गए हैं? आपके वैतंडिक के द्वारा या दूसरे पक्ष के द्वारा? बातचीत में ये सब बातें आती हैं। ज्ञापयति माने जनाता है जी, और जानाति माने जिसको मैं जना रहा हूं वो सुनने वाला। अब ज्ञाप्यते ये न का अर्थ है प्रमाण आदि से जनाता है, और यच्च ज्ञाप्यते का अर्थ वो जिन पंक्तियों से खंडन करता है, वो पंक्तियां अर्थात प्रमेय, प्रमेयों को खंडित करता है, प्रमाणों के द्वारा खंडित करता है, स्वयं जनाता है, दूसरों को सुनाता है। सुनने वाला एक जानाती होता है। ये चारों में से यदि किसी भी क्षेत्र में कोई आ गया तो उसके पास वितंडा नहीं रहता है। यदि ये चारों को स्वीकार नहीं करता है, केवल खंडन मात्र करता है, तो वो वितंडात्व को नहीं छोड़ता है। यदि वितंडात्व को नहीं छोड़ता है तो वह समाज में उसकी बातचीत और वह हे दृष्टि से और उसकी बातचीत अनर्थक की कोटि में आती है, प्रलाप मात्र कोटि में उसकी बातचीत आती है, ये कहना चाह रहा जी। चौथा कल हमने समझा था कि ये प्रमिति है, ठीक है? तो ये ठीक है क्या? जो ज्ञान मिल रहा है प्रमेय का, वह प्रमिति। प्रमेयों का वहां पर खंडन होता है, खंडन का ज्ञान मिल रहा है।
नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। यहाँ पर अंत में जो वितंडात्मक निवर्तत इति, हाँ इसका अर्थ क्या है? वितंडापन नहीं रहता है, हाँ। ये बताया गया है। तो यहाँ क्या कहा, प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवति वितंडात्मम निवर्तत इति, वह बातचीत के योग्य ही नहीं है, वह दोनों दृष्टि से हट जाता है। जो वितंडा करता है वो बातचीत के योग्य नहीं है। निवर्तत का अर्थ हट जाता है दोनों दृष्टि से। किस किस दृष्टि से? ऊपर जो बताई हुई जो दोनों थे, हाँ, वो दोनों दृष्टि से हट जाता है। बाद और जब इससे हट जाता हाँ, है, इससे भी हट जाएगा। इसका अर्थ ऐसे समझने से क्या गलत हो गया कि आचार्य जी वितंडात्मक हट जाता है, निवर्तत द्विवचन है, जी जी आचार्य जी। तो दोनों दृष्टि से वो हट जाता है, ऐसा लेंगे। अगर इधर इधर भी गया तो फंस गया, जल्प में आ गया, इधर भी आया तो फंस गया कि उसकी बात मान्य नहीं होगी। इधर खाई उधर खाई, तो इसलिए क्या करना चाहिए? वो वैतंडिक कहलाएगा क्या आचार्य जी? हाँ, यदि दोनों दृष्टि से, इसका मतलब हो गया जो जल्प वाला नहीं है, जो अपना पक्ष नहीं रखता है और खंडन मात्र करते रहता है, वो वैतंडिक कहलाएगा। किंतु शास्त्र की भाषा में वैतंडिकत्व ठीक नहीं, वितंडापन ठीक नहीं। तो हम अपना भी वितंडापन को हटाएं और दूसरों के भी वितंडापन को हटाएं, ये कह रहे हैं अंतिम पंक्ति से। आप कहीं भी बातचीत करते हैं तो अपना पक्ष रखें और प्रमाणों से रखें, मधुरता से रखें और दृष्टांत दे करके रखें, वितंडापन को न रखें, ये कहना चाहते। क्या? हाँ, उसी के समान। तादृगेव, तादृक, तादृक माने उसी के, एव माने समान। किसके समान? वो यदि अपना पक्ष और सिद्धांत को रख लिया तो वितंडापन को छोड़ देगा। यदि सिद्धांत और पक्ष को नहीं रखा तो वितंडापन को नहीं छोड़ेगा। तादृक एवं माने एतदपि, अर्थात पर पक्ष वो यदि दूसरों को बातचीत करते समय ये बोल देता है मेरा उद्देश्य है आपका पक्ष का खंडन करना, तो ये माना जाएगा वहां पर उसने अपना पक्ष रख दिया, अर्थात वो जल्पी हो गया। हाँ जी। अगर पक्ष प्रतिपक्ष दोनों ज्ञान है प्रयोजन कहा जाएगा, हाँ, बाद और जल्प ये दोनों प्रयोजन वाले हैं। जब शास्त्र में कहा गया कि कोई भी कर्म निष्प्रयोजन नहीं है तो वितंडा भी प्रयोजन वाला है। यहाँ पर प्रश्न था वितंडा को हम सप्रयोजन माने या नहीं। तो यहाँ पर वितंडा वाले का क्या उद्देश्य है? दूसरे लोग दूसरों को गलत बोल के खंडन करके भी वो माने अपने आप में कुछ क्षण के लिए संतुष्टि अनुभव करते हैं, तो उनका भी प्रयोजन है। कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर वितंडा का कोई प्रयोजन हो सकता है क्या, प्रश्न पूछा गया। जिस प्रकार बाद का प्रयोजन क्या है? सत्य जानना। और जल्प का प्रयोजन क्या है? हराना। अब वितंडा का पक्ष क्या है?
बताना, दूसरे की बात ना दूसरे का खंडन करना। किंतु शास्त्रीय दृष्टि से वितंडा की बातचीत पागलों का प्रलाप ऐसा माना जाता है। ओम आचार्य नमस्ते। स्वस्य पक्ष स्थापनीय भवति। किसका पक्ष है? कस्य पक्ष? हाँ, माने वितंडा, ये जो वितंडा है पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 लास्ट लाइन, वाक्य समूहस्य स्थापनाहीन वितंडा, ये तो समझ में आया। हाँ, तस्य यद अभिधेय, उसका जो विवक्षा है, जो वो कहना चाहता है, हाँ, उसको वो स्वीकार कर लेता है। किसका है ये? किसका है? वितंडा करने वाला यदि वो अपना पक्ष को स्वीकार कर लेता है कि मेरा उद्देश्य है आपका खंडन करना, तो स्थापनीय हो गया। हाँ, वो मान लिया है। नहीं, वो स्थापनीय भवति का अर्थ हो गया वो जल्पी में आ गया। माने उसका कहना प्रतिष्ठा पा गई। माने नहीं, स्थापनीय वो मतलब क्या? स्थापनीय माने वो वितंडा जो है पहले वितंडा कर रहा था, तो सुनने वाले ने कहा भाई आप खाली वही बात में पड़े हो, तो आपका उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या है बता दो। वो बोलते बोलते गलती से बोल दिया कि मेरा प्रयोजन है आपको परास्त करना, तो बोल दिया तो स्थापनीय भवति, वो अपनी स्थापना कर दिया। वो स्वयं हाँ बता दिया, वो गलती से जोश में या गुस्से में या कुछ भी मान लीजिए कर लिया, तो उसका पक्ष निश्चित हो गया। निश्चित हो गया तो उसका वाक्य अनर्थक नहीं हुआ। यदि वो नहीं माना अंतिम तक तो वो अनर्थकम वाक्यम तस्य। तो आगे चले, चलिए अब बात जल्प वितंडा, इस पर हम विचार कर रहे थे। आगे ये बात जल्प वितंडा को तो हम पृथक से पढ़ेंगे विस्तार से। ये प्रयोजन वाला है या नहीं है, इससे संबंधित चर्चाएं चल रही थी। लिखा है, देखिए, तत्र बाद जल्पो सप्रयोजनो। हाँ, तो वितंडा तू परीक्षते, वितंडा की अब परीक्षा करते हैं। परीक्षा करने के बाद आपको क्या लगा? हमको तो लगा प्रयोजन है, ये हास्य में नहीं है, उल्लेख नहीं है। प्रयोजन वाला है वो तो उल्लेख नहीं है। तो पीछे आ चुका है कि हर क्रियाएं उसके पीछे एक प्रयोजन होता है। तो परीक्षा करने के बाद हर बातें थोड़ी बताएंगे, आपको जो लगा उसको स्वीकार कर लीजिए। आप न्याय पढ़ रहे हैं ना, चलिए अब आगे। इसका मतलब ये हुआ आचार्य जी कि प्रयोजन तो है, पर तो अपने प्रयोजन को वो बताता नहीं है, बस खंडन, उसका प्रयोजन है बस उसका खंडन करना, और वो बता नहीं रहा है। तो क्या तो उसका प्रयोजन हुआ ना वैतंडिक का, लेकिन उस प्रयोजन के बारे में वो अंतर्भूत होगा या नहीं होगा? जल को बात जैसा होता है, प्रयोजन में आ जाते हैं दोनों, वितंडा आएगा या नहीं, ये पूछ रहे। तो जिस क्रिया का परिणाम ना निकले उस क्रिया को क्रिया कहेंगे क्या? नहीं, आप बताइए। क्रिया तो कहेंगे ना, चलते चलते थक गए बैठ गए, क्रिया तो ये वितंडा वाला बोलते बोलते गया, तो उसका उद्देश्य क्या था? नहीं था उद्देश्य, तो कुछ नहीं था, डिस्टर्बेंस करना था, किसी को बोलने ना। हाँ,
तो उसके पीछे भी कारण क्या होता है? वितंडापन होता है, पागल। पागलपन भी, चलो पागल की बुद्धि नहीं होती है मानेंगे, तो भी बिना प्रयोजन के कोई आदमी कुछ भी नहीं करता है। तो इसका भी प्रयोजन है, मैं ऐसा करके दूसरों को नीचा दिखा दिया। दूसरों को नीचा दिखाना भी दूसरे लोग समझते हैं अच्छा किया। यहाँ पर भी प्रयोजन मनोदृश्य मंदोदय प्रवर्तक। ये प्रयोजन भी अनर्थक है। चलिए अब आगे देखिए, दृष्टांत। हाँ, अब जिसको कोई बात नहीं समझ में आती है तो दृष्टांत दे करके समझाएंगे। कौन से वाक्य समूह? वाक्य समूहश्च स्थापनाहीनो वितंडा। वाक्य समूह और वाक्य समूहों का स्थापनाहीनो वितंडा अर्थात चारों में से कोई वाक्य को स्वीकार न करना, अपना पक्ष आदि कुछ भी न रखना वितंडा है। ये तो बता दिए ना। तस्य यद अविधेयम प्रतिपद्यते, वो जो कुछ बोलना चाहता है सो अस्य पक्ष स्थापने होती, वो अपना पक्ष को उससे स्थापित कर देता है। अथ न प्रतिपद्यते, यदि वो नहीं बोलना चाहता है, अपना पक्ष नहीं रखता है, तो प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवति, उसका कथन प्रलाप मात्र है, पागलों का प्रलाप है। वितंडात्मम निवर्तते, तो इसलिए वितंडत्व से वो हट जाता है। वो वितंडत्व से हट जाता नहीं, वो वितंडा वाला दोनों से हट जाता है। आगे देखिए, कुछ भी आप वहां संशय पाल के मत रखिए, पूरी बात समझ में आ गई? आपने सब लोगों ने लिखा? ठीक है, आगे चलिए। दृष्टांत, जब कोई बात नहीं समझ में आती है तब समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं, जिसको कि उदाहरण कहा जाता है। जब भी कभी किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है तो वो क्या बोलता है कि आप एक उदाहरण दीजिए ना, आप एक एग्जाम्पल दीजिए ना, बोलता है। वही उदाहरण दृष्टांत है। अब दृष्टांत के विषय में कहेंगे। अथ दृष्टांत प्रत्यक्ष विषयो अर्थः, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। अथ माने अब, दृष्टांत माने दृष्टांत को समझाना चाहते हैं भाष्यकार। संक्षेप से आगे ससूत्र बताया जाएगा विस्तार से, अब संक्षेप से बताना चाह रहे हैं। अथ दृष्टांत, इतनी बात हो गई, अब समझाना चाह रहे हैं। ये जो दृष्टांत है ये क्या है? 16 पदार्थों में दृष्टांत भी एक पदार्थ है, और ये जो दृष्टांत है ये प्रत्येक विषय वाला होता है, प्रत्यक्ष विषय वाला होता है। अथ दृष्टांत प्रत्यक्ष विषय अर्थ, ये जो दृष्टांत है पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, ये जो दृष्टांत 16 पदार्थों में एक पदार्थ है ये प्रत्यक्ष विषय वाला होता है। अर्थात प्रत्यक्ष विषय वाले अर्थ को दृष्टांत कहते हैं। प्रत्यक्ष विषय वाले अर्थ को दृष्टांत कहते हैं। जैसे किसी ने किसी को कहा, जैसे किसी ने किसी को कहा, दृष्टांत दिया, दृष्टांत प्रत्यक्ष वाला ही होगा, अप्रत्यक्ष नहीं होगा। किसी ने किसी से कहा, क्या कहा कि अमेरिका देश कैसा है? किसी ने किसी से कहा अमेरिका देश कैसा है, तो
उसने कह दिया जर्मन के समान। अब जिसको आपने दृष्टांत दिया जर्मन के समान, वो एक भी विदेश को देखा नहीं है, तो बिना देखे यदि कोई दृष्टांत देता है तो वो दृष्टांत की कोटि में नहीं आएगा। अमेरिका कैसा है, जर्मन के समान है, ये दृष्टांत होगा? दृष्टांत हर समय प्रत्यक्ष विषय वाला होना चाहिए। कोई भी दृष्टांत कोई भी देता है तो प्रत्यक्ष का ही देगा, न तो उस दृष्टांत को बताने के लिए और एक दृष्टांत लाना पड़ेगा, उस दृष्टांत को बताने के लिए और एक दृष्टांत को देना पड़ेगा। ये कहना चाह रहे हैं, वो दृष्टांत में नहीं आएगा। किसी को हम 8 वसुओं के विषय में समझा रहे हैं, 8 वसु हैं, तो मैंने कहा सूर्य एक वसु है। उसने कहा सूर्य एक वसु है, इसको दृष्टांत से समझाइए। तो उसने कहा चंद्र के समान। वो वसुओं के विषय में ही नहीं जानता है। अब सूर्य एक वसु है, चंद्र वसु के समान। वो चंद्र को देखा है, सूर्य को देखा है, किंतु वसु की धारणा नहीं है। वो समुद्रों के विषय में सुना है, किंतु समुद्रों की धारणा नहीं है। समुद्र क्या है? हिंद महासागर कैसा है? तो कहा प्रशांत महासागर समान। तो प्रशांत महासागर को भी वो जानता नहीं है, तो उदाहरण उसका गड़बड़ हो गया, ऐसा दृष्टांत नहीं दिया जाता। तो वसु कैसा है उसको समझाने के लिए आप क्या उदाहरण देंगे? तो आप दे सकते हैं घर के समान। घर जैसे, घर को कौन नहीं समझेगा बताइए? घर को सब लोगों ने देखा है और घर में रहते हैं, वो हमको रहने के लिए जगह देता है, जो उसको घर कहते हैं, वसु कहते हैं। अब समुद्र को जिसने नहीं समझा उसको आप छोटा उदाहरण ये दे सकते हैं, देखो भाई तालाब के समान समुद्र होते हैं। मैंने वो नहीं समझता है, एक साधारण आदमी को समझाना है समुद्र के विषय में। अब क्या उदाहरण देंगे? अब पुरी का समुद्र के विषय में बताना है, उसको कलकत्ता का उदाहरण देंगे या पांडिचेरी समुद्र का उदाहरण देंगे? तो वो तो देखा ही नहीं है, क्या समझेगा? उसको हमको बोलना पड़ेगा, वो जो समझ सकता है ऐसा दृष्टांत देना पड़ेगा कि तालाब के समान समुद्र होते हैं। वसु का अर्थ होता है घर के समान, जो रहने के लिए जगह दे। अच्छा, उसको तब बात समझ में आई, जिस प्रकार घर में रहते हैं वो वसु है, वैसे ही सूर्य और चंद्र में भी रहते हैं, इसलिए उसको वसु कहा जाता है। अच्छा, अब बात पकड़ में आ गई। तो उदाहरण ऐसा देना चाहिए जो प्रत्यक्ष विषय वाला हो, अप्रत्यक्ष विषय उदाहरण नहीं दिए जाते, ये कहना चाह रहे हैं। उदाहरण हर समय क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष विषय वाला होना चाहिए, परोक्ष विषय वाला नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो दृष्टांत प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, तब दृष्टांत समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा। अब इसको और खोल रहे हैं, देखिए और आगे देखिए। अब दृष्टांत को समझा रहे हैं। यत्र लौकिक परीक्षकाणाम दर्शनम न व्याहन्यते, जहां लौकिक अर्थात साधारण जानने वाला, साधारण मनुष्य, परीक्षक विशेष जानने वाला विद्वान मनुष्य, उन दोनों का दर्शनम कहते हैं ज्ञान। न व्याहन्यते, व्याहत नहीं होता है, परस्पर विरुद्ध नहीं होता है, उसको दृष्टांत कहा जाता है। अब साधारण मनुष्य भी जिस दृष्टांत का विरोध नहीं करेगा और विद्वान भी जिस दृष्टांत का विरोध नहीं करेगा, जिस उदाहरण का, उसको दृष्टांत कहा जाएगा। अब बताइए, साधारण मनुष्य भी और विशेष मनुष्य भी किस चीज को मानेंगे? एक स्वर में किस चीज को मान सकते हैं? हाँ, यदि कहेंगे दृष्टांत देंगे तो आप भी मान लेंगे, मना नहीं करेंगे। क्या मैंने कहा? दृष्टांत दिया कि अग्नि में गर्मी होती है। अग्नि में जिस प्रकार गर्मी होती है, सूर्य में भी उसी प्रकार गर्मी होती है।
अगर अग्नि के गर्मी को साधारण व्यक्ति भी जानता है और विद्वान व्यक्ति भी जानता है। अब मैंने कहा कि जल में शीतलता होती है, इसके विषय में साधारण की भी धारणा है, विशेष की भी धारणा है। तो उदाहरण जब भी हम देते हैं, जिस वस्तु के विषय में सामान्य व्यक्ति और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति दोनों का विचार एक समान हो, कोई मतभेद ना हो, उसको दृष्टांत कहते हैं। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी और छोटे से छोटा ग्रामीण व्यक्ति भी। आग में गर्मी होती है, मैं इस दृष्टांत में किसी का भी कोई विरोध नहीं है। तो जहां विरोध दोनों के बीच में नहीं है, उसको दृष्टांत के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं। अब दोनों में से कोई एक बात पकड़ ही नहीं रहा है। जब वक्ता या विद्वान कोई विषय पर प्रवचन देता हो, श्रोता विद्वान से कम जानने वाले हैं, वो यदि श्रोता विद्वान की बात नहीं समझ रहे हैं तो विद्वान की विद्वत्ता और उसका दृष्टांत देना निरर्थक हो गया, वो दृष्टांत की कोटि में ही नहीं आएगा। ये कहना चाह रहे हैं। तो क्यों? साधारण मनुष्य जो है विद्वान से कम जानता है, और साधारण मनुष्य समझ जाए ऐसा उदाहरण देना चाहिए, ऐसा दृष्टांत देना चाहिए, ये यहां पर कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। यत्र यत्र लौकिक परीक्षकाणां दर्शनम न व्याहन्यते, दोनों में यदि विरोध नहीं होता है, किसी विषय को लेकर दोनों आग्रह के साथ पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो समझना चाहिए वो दृष्टांत बढ़िया है। अब प्रश्न उपस्थित हुआ, ये जो दृष्टांत है ये किसमें आता है? ये जो दृष्टांत है ये किसमें आता है? वह दृष्टांत है क्या? तो इसी को बता रहे हैं सच प्रमेयम। ये सच प्रमेय को समझने के लिए एक भूमिका हमने बनाई, अर्थात आप लोगों को समझने के लिए हम एक भूमिका तैयार करते हैं। क्या? हम माने आप और हम मिल करके। ये दृष्टांत किस में आता है? अब इसको आप बोलेंगे कि पुस्तक में कहाँ है, तो ये नहीं मिलेगा। तो इसको आप स्वयं बनाएंगे। दृष्टांत किस में आता है? तो उत्तर है सच प्रमेय। वो प्रमेय में दृष्टांत को लिया जाता है। ये बात क्यों आई? क्योंकि पीछे यही प्रसंग चला था। पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रमेय और प्रमाण में सब पदार्थ दुनिया भर के आ जाने से अलग से आप पदार्थों को क्यों बताना चाह रहे हैं? तो ये प्रमेय में ये दृष्टांत आ जाता है। अब भाष्यकार भी मान रहे हैं कि प्रमेय में दृष्टांत आ जाता है, क्योंकि दृष्टांत जानने योग्य है। जो जानने योग्य होता है उसको प्रमेय कहते हैं। दृष्टांत भी जानने योग्य है। आप अपना पक्ष को तब स्थापित करने में सक्षम होंगे जब आपको दृष्टांत देना आएगा, और दृष्टांत भी ऐसा होना चाहिए कि लौकिक व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति समझ जाए, ना तो वो दृष्टांत की कोटि में नहीं माना जाएगा। कोई किसी विषय को जानता ही नहीं है, उस विषय को लेकर के दृष्टांत देंगे तो बात नहीं बनेगी। तो अलग से इसको इसलिए बता रहे हैं, प्रमेय में आते हुए भी, प्रमेय के अंदर इसको मान लेने पर भी उसका पृथक वचन पढ़ा गया है। क्यों? अब बता रहे हैं। तस्य पृथक वचनम च, उसका यहाँ अलग से कथन किया गया है। प्रमेय में होते हुए भी उसका अलग से कथन क्यों किया गया है? अब प्रश्न आ रहा है। ये प्रमेय के अंतर्गत आते हुए भी अलग से कथन क्यों किया गया? अब उत्तर दे रहे हैं। तस्य पृथक वचनम च, उसको अलग से क्यों पढ़ा गया? ये शब्द का अर्थ है, ये वाक्य का अर्थ है, तस्य पृथक वचनम। अब उसका उत्तर दे रहे हैं। उत्तर सुन लीजिए। तद आश्रयो
अनुमानागमौ तद आश्रयो अनुमान आगमौ तदाश्रयो, वो मिला करके लिखा है, क्या लिखा है? तदाश्रयाबनुमानागमौ लिखा है, उसको तोड़ देंगे तो होगा तद आश्रयो अनुमान आगमौ। हाँ, तद आश्रयो अनुमान आगमौ, इसलिए इसको अलग से पढ़ा गया है। तद माने तस्य, तद माने दृष्टांतस्य, तद माने उस दृष्टांत को अलग से इसलिए पढ़ा गया है कि उस दृष्टांत के आश्रित रहते हैं। कौन रहते हैं? तो कहा अनुमान और आगम, ये दोनों के दोनों प्रमाण दृष्टांत के आश्रित रहते हैं, इसलिए दृष्टांत को अलग से पढ़ा गया। यदि दृष्टांत को अलग से नहीं पढ़ा जाता तो अनुमान और आगम जिसके आधार पर रहते हैं वो दृष्टांत का अलग से कथन नहीं किया जा सकता था। प्रमेय में है कह लेते तो बात अधूरी समझ में आती। तो दृष्टांत किसके, दृष्टांत के बल पर कौन बलवान है? अनुमान और आगम। अनुमान और आगम अपनी पहचान बनाते हैं दृष्टांत के आधार से। हाँ, अब यहां एक बात समझने की है कि न्याय दर्शन में 8 प्रमाण को संक्षेप से कथन किया गया है और 4 में 4 को अंतर्भावित कर दिया गया है। वो 4 प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान और शब्द हैं, माने गए हैं यहाँ पर। किंतु यहाँ जो अनुमान शब्द है और यहाँ जो आगम शब्द है उसका अर्थ अलग है। और ये जो तदाश्रय अनुमान आगमो, ये वार्तिक जैसा है, वार्तिक का अंश है। तो यहाँ अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये आश्रित हैं इसके ऊपर। किंतु यहाँ अनुमान प्रमाण का अर्थ क्या है इसको समझना है। तो यहाँ जो अनुमान प्रमाण, अनुमान का अर्थ क्या है यहाँ पर? आप लोग अनुमान के 5 विभाग आगे देखेंगे। अनुमान प्रमाण के 5 विभाग होते हैं। क्या क्या? वो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इसके विषय में आप आगे देखेंगे। तो न्याय दर्शन में 4 जो प्रमाण है उससे अतिरिक्त यहाँ अनुमान प्रमाण का कुछ भिन्न अर्थ है। तो वहां जो प्रतिज्ञा है, वो जो प्रतिज्ञा है, मैं जो मानता हूं, मैं जो मानता हूं, मेरा जो अपना पक्ष है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। अब मेरा जो पक्ष है, मैं जो मानता हूं, मुंह से बोल रहा हूं, वो आगम में लिया जाएगा। अर्थात यहां जो आगम का अर्थ प्रतिज्ञा है। क्या बात समझ में आई? यहां जो आगम लिखा है ये आगम, यहां जो आगम है उसको शब्द प्रमाण सीधा अर्थ आप मत ले लीजिए। यहां आगम का अर्थ अनुमान के जो 5 भेद हैं वो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का अर्थ यहां आगम है और अनुमान का अर्थ यहां पर हेतु है। यहां अनुमान का अर्थ वो प्रतिज्ञा के बाद जो हेतु देते हैं वो हेतु को लिया गया। तो यहां पर कहा दृष्टांत के आधार से प्रतिज्ञा और हेतु ठहरते हैं। 5 अवयवों में आप अपना पक्ष जो भी रखते हैं और पक्ष को रखने के लिए जो भी हेतु देते हैं उसके लिए आपको एक हट्टा कट्टा उदाहरण देना पड़ता है, शक्तिशाली उदाहरण देना पड़ता है। यदि आपका उदाहरण बढ़िया है तो आपकी प्रतिज्ञा और हेतु ये दोनों ठहर जाएंगे, ये दोनों चीजें ठहर जाएंगी।
यदि आपका उदाहरण गड़बड़ है तो आपकी प्रतिज्ञा नहीं ठहरेगी, आपका हेतु भी नहीं ठहरेगा। तो हेतु और प्रतिज्ञा किसके आधार पर रहते हैं कहा गया, यहां पर दृष्टांत के आधार पर रहते हैं कहा गया। तो इसलिए दृष्टांत को अलग से पढ़ा गया है, क्योंकि दृष्टांत के आधार पर ही अनुमान माने क्या, अनुमान माने क्या, पांच अवयव में हेतु है, उसको यहाँ पर अनुमान शब्द से लेंगे। और आगम का क्या अर्थ लेंगे, प्रतिज्ञा। पंच अवयवों में तीन अवयव बड़े महत्व के हैं, एक प्रतिज्ञा, एक हेतु, और ये दोनों तब सिद्ध होंगे जब उदाहरण बढ़िया देंगे। यदि उदाहरण गड़बड़ है, किसी ने यदि आपका उदाहरण को काट दिया तो आपकी प्रतिज्ञा कट गई, आपका अपना पक्ष टूट गया, आप पराजित हो जाएंगे। इसलिए उदाहरण के भरोसे में ये दोनों रहते हैं, ये कहना चाह रहे। विषय थोड़ा कठिन हुआ क्या? ठीक है स्वामी, बड़ा कठिन है सर। अच्छा, कठिन है तो कहाँ क्या समस्या हुई, तो सबका अर्थ बता दिया गया। दृष्टांत के आश्रित अनुमान माने हेतु, प्रतिज्ञा आगम माने प्रतिज्ञा, ये दोनों ठहरते हैं। और दृष्टांत ऐसे दें जो कि सामान्य व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति समझ जाएं। दृष्टांत का विषय प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष नहीं होता है, जिसको हर आदमी जानता है और देख चुका है, ऐसे दृष्टांत देते हैं प्रत्यक्ष विषय माने। बस तो इतना ही तो था विषय, क्या कठिन लगा? आप यदि किसी से बातचीत करके अपना पक्ष को ठीक ठीक रखना चाहते हैं तो आपको दृष्टांत देना आना चाहिए, इसलिए दृष्टांत को यहां पर बता रहे हैं। कौन सी पंक्ति नहीं समझ में आई क्या? आ गई, बढ़िया है, ठीक है, इतना पढ़ के आइए। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।